जब भी हम एआई की बात करते हैं ना तो हमारे दिमाग में सीधे आता है चैट जीपीटी, और हमें ये लगता है कि भाई 2024 2023 में ही सीधे एआई शुरू हो गया। और ये वीडियो ना मैं काफी लंबे टाइम से क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था कि भाई ऐसा क्यों है, जो बंदा इस एआई का गॉडफादर है, जिसने एआई के स्टार्टिंग के जो मेजर इन्वेंशंस हैं वो किए, Geoffrey Hinton has been called the godfather of AI. वो इंसान आज की डेट में सारा कामकाज छोड़ के सिर्फ एक ही काम पे लगा हुआ है, और वो ये है कि अवेयरनेस फैलाना कि एआई कितना डेंजरस है। They will be able to manipulate people, right? And these will be very good at convincing people. और कैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जो सबसे ज्यादा एआई में डेवलपमेंट कर रही हैं, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही कि एआई की जो रेगुलेशंस हैं या सेफ्टी है वो कैसे होनी चाहिए। और गवर्नमेंट तो इस लायक है ही नहीं। सो फार गवर्नमेंट चाहे कोई सी भी कंट्री की हो, वो इतनी क्वालिफाइड नहीं है कि वो समझ पाए कि एआई कितना डेंजरस है। ये वीडियो मैं हालांकि चाह तो ये रहा था कि मैं बहुत पहले बना दूं, पर सही बताऊं तो कुछ चीजें मेरे को भी ग्रैस्प में नहीं कर पा रहा था, कुछ चीजों का जो एकदम से टेक्निकल होता क्या है ना, कि जब भी मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि भाई एक एक बात जो है ना वो सिंप्लीफाइड हो जानी चाहिए, क्योंकि अपनी ऑडियंस जो है वो छोटे टाउन से लेके गांव हर जगह की है, और जितना थोड़ा सा भी टेक्निकल आने के बाद वो लोग समझ नहीं पाएंगे जिनका बैकग्राउंड टेक्निकल है ही नहीं। टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, वीडियो शुरू करता हूं। अब देखो होता क्या है ना कि एआई का सीन क्या है, ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एआई जो है उसका विकास कहां से शुरू हुआ। लगता लोगों को ये है कि भाई ठीक है, जब चैट जीपीटी आया था तभी एआई आया था, पर ऐसा है नहीं। एआई का जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं 1958 के आसपास ही ये मान सकते हो कि उसका पहला कदम शुरू हो गया था। हालांकि उस टाइम की जो भी इन्वेंशंस थी उसको एआई नहीं बोला जा सकता। तो 1958 में हुआ क्या था कि उससे पहले 1958 से पहले जो कंप्यूटर्स होते थे वो एक तरीके से कैलकुलेटर होते थे, कि भाई तुमने उसको बता दिया कि भाई मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, सब्सट्रैक्शन क्या होती है, डिवाइड क्या होता है, और वो कर देगा। तुमने उसे बता दिया कि भाई मल्टीप्लाई क्या होता है, 8 दूनी 16 होता है, 8 2 जा 16 होता है, 16 2 जा 32 होता है, ऐसे करके उसमें रूल्स डाल दिए। और उसके बाद में जब भी तुम उस कैलकुलेटर को इस्तेमाल करोगे, फिर तुम उसे हार्ड से हार्ड कैलकुलेशन भी दोगे तो इंसान के दिमाग से ज्यादा तेज वो कर लेगा, क्योंकि उसके पास जो है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उसके पास, ठीक है। वो ह्यूमन माइंड की तरह नहीं है, बायोलॉजिकल ब्रेन की तरह नहीं है। उसको रूल्स बता दिए तो वो बहुत तेजी से कर सकता है, जो ह्यूमन ब्रेन से काफी तेज होगा। तो इस तरीके के कंप्यूटर हुआ करते थे। 1958 में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने इन्वेंशन करा, उनको ये समझ में आ गया था, इनफैक्ट कुछ पेपर्स भी उस टाइम रिसर्च पेपर्स लिखे गए थे, तो उन वहां उस टाइम पे जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स थे उनको ये समझ में आ गया था कि भाई जो नेक्स्ट लेवल कंप्यूटर्स हम बनाएंगे या फिर जो डिवाइसेस बनाएंगे, मशीन्स बनाएंगे, तो उनको हमें ऐसे डिजाइन करना है जैसे ह्यूमन का ब्रेन होता है। देखो दुनिया में जितना भी इन्वेंशन आप देखते हो ना, उसमें से मैक्सिमम इन्वेंशन इसी बेसिस पे हुआ है जो नेचर में ऑलरेडी चीजें एग्जिस्ट करती है ना। जैसे अगर बर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं तो हम उड़ने के तरीके ढूंढने की कोशिश करेंगे उनको स्टडी करके, इस टाइप से। तो ऐसे ही जो एआई है ना, एआई छोड़ो, जो कंप्यूटर्स का भी जो धीरे धीरे इन्वेंशन हो रहा था उसके रिगार्डिंग भी यही था कि भाई कैसे हम ह्यूमन ब्रेन को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और वही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना एक तरीके से। तो ह्यूमन ब्रेन को कॉपी करने के टाइम पे एक चीज समझ में आई कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, पहले ये समझना जरूरी है। ह्यूमन ब्रेन ऐसे काम करता है कि हमारे होती है न्यूरॉन्स, ठीक है। सपोज करो कि सामने हमारे कोई चीज खड़ी है और वो कोई जानवर है। अब हमारी आंखें उसको देख रही हैं। सबसे पहले प्राइमरी लेयर ऑफ जो न्यूरॉन्स होगी, पहली लेयर होगी न्यूरॉन की, वो एक एनिमल को देखते ही क्या सोचेगी कि भाई इसके तो 4 टांगे हैं, इसका तो मुंह जो है वो ऐसे लंबा सा मुंह है, इसकी आंखें 2 हैं, 4 नहीं है, इसके बाल हैं, डिफरेंट की जो चीजें हैं, कलर इसका वाइट है, ऐसे करके हमारी जो आंखें हैं वो देख लेंगी, है ना। वो होता है पहली लेयर न्यूरॉन की। अब उस न्यूरॉन से धीरे धीरे जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल करेगा और धीरे धीरे प्रोसेसिंग होगी। फिर सेकंड लेयर आएगी हमारे सिस्टम की। सेकंड लेयर ऑफ न्यूरॉन जो है वो क्या करेगी कि भाई 4 टांगों वाला सफेद रंग का और साइज उसका एक भैंस के बराबर है, ऐसा कौन सा जानवर होता है, वो कनेक्ट करके उसे क्या लाएगा कि गाय होती है ऐसी एक जानवर। फिर थर्ड लेयर आएगी कि भाई अगर गाय है तो क्या उसके थन है, क्या उसकी पूंछ लंबी है, फिर वो वेरीफाई हो जाएगा। जिराफ तो नहीं है, कहीं गर्दन लंबी तो नहीं है। ऐसे थर्ड लेयर आएगी, फिर चौथी लेयर आएगी और फाइनली हमारा दिमाग एक कंक्लूसिव चीज देगा कि हाँ भाई वो है एक गाय। ये सिंपल है। ऐसे करके न्यूरॉन्स की कई सारी लेयर होती हैं। पहली लेयर बेसिक चीज रिकॉर्ड करती है कि भाई टांगे कितनी है, साइज कितना है, शेप कितना है, कितना कलर क्या है, ये सारी चीजें। फिर सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर आने तक हम डिसाइड कर लेते हैं कि भाई सामने वाली जो चीज है वो क्या है। तो ऑब्वियस सी बात हो गई कि यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो है न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर है। तो अब क्या हुआ, 1958 में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, फ्रैंक रोजनब्लैट। इन्होंने ना न्यूरॉन जो हमारे इंसान में होता है ना,
उसका एक आर्टिफिशियल वर्जन तैयार कर दिया, उसका नाम पड़ा परसेप्ट्रॉन। उनको ये समझ में आ गया कि भाई मशीन्स में जब हम ये लगाएंगे ना तो मशीन अपना दिमाग भी यूज कर पाएगा। अभी क्या है, अभी तो हम उसको रूल देते हैं और वो रूल के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह कुछ मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। लेकिन 1958 के बाद में हमारे पास एक पॉसिबिलिटी दिखाई दी कि हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मशीन बना सकते हैं जिसका खुद का भी दिमाग होगा। अब बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जब न्यूरॉन की जगह आर्टिफिशियल न्यूरॉन बन गया परसेप्ट्रॉन, तो जो साइंटिस्ट्स थे या जो इन्वेंशंस करने वाले थे उन्होंने फर्स्ट लेयर ऑफ न्यूरॉन बना ली। जैसे हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ न्यूरॉन क्या है, हम देखते हैं या टच है, टच करते हैं और फील करके बता देते हैं कि भाई हाँ इसका ये साइज है, ये शेप है, ये फीलिंग है, ये कलर है, वगैरह वगैरह, बेसिक चीज है, ठीक है, वो बन गया। इसीलिए आप देखते हो कि जो फोन्स है ना, उसमें फोन में टच स्क्रीन, मतलब फोन को टच करने के बाद में फंक्शंस करना, ये सारी चीजें जल्दी इन्वेंशन हुआ था इनका। फेस का रिकॉग्निशन और थोड़ा लेट आया, और फिंगरप्रिंट दबा के फोन खोल देना, ये सारी चीजें पहले आई, क्योंकि ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही तो हिस्सा है ना, पहली लेयर है न्यूरॉन्स की, तो इस चीज का विकास पहले हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आई? प्रॉब्लम आई कि सेकंड, थर्ड और जो बाकी डीप लेयर्स होती है ना, वो क्रिएट नहीं कर पा रहे थे साइंटिस्ट। पहली लेयर तो कर रहे थे कि साइज, शेप क्या है, टच क्या है, बेसिक चीजें क्या है, वो कर रहे थे, और उसके बेसिस पे फोन्स और मशीन्स जो है वो अपग्रेड भी होना शुरू हो गई थी। लेकिन जो डीप की लेयर्स थी वो कैसे लगानी है, कैसे वो काम करती हैं, उसका मैकेनिज्म समझ में नहीं आ रहा था लोगों को, साइंटिस्ट्स को। अब हो क्या रहा था उसकी मैं आपको प्रैक्टिकल फीलिंग देता हूँ। जैसे सपोज करो कि भाई हमने एक मशीन को या एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर बनाया जिसमें हमने प्राइमरी लेयर बना दी, जो कि इजी थी, मतलब हमारे लिए इजी नहीं है, लेकिन जिस लेवल के वो साइंटिस्ट थे, इन्वेंशन करने वाले थे, उनके लिए इजी था। लेकिन जब वो डीप लेयर बनाते थे, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, तो उसको बनाना और उससे सही से काम करवाना वो उनसे नहीं हो रहा था। रीजन बीइंग कि सपोज करो कि एक सिस्टम बना दिया जिसमें अगर मशीन जो है वो एक बिल्ली को देखती है या फिर एक जानवर को देखती है, ठीक है, और उसको ये दिख गया कि भाई 4 टांगे हैं, छोटा साइज है, और जो उसके पूंछ है, ये सारी चीजें हैं, तो वो कुत्ता नहीं हो सकता, एलिफेंट नहीं हो सकता, काऊ नहीं हो सकती है ना, वो क्या है, वो कैट हो सकती है। पर अगर वो निकल जाए पग जो ये वाला, आपने फोटो देख लो, ये वाला जो डॉग होता है, अगर वो पग निकल जाए तो उसका तो साइज ही छोटा है, तो वो कैट नहीं है। तो पता कैसे करा जाए? अब जो सिस्टम है वो क्या बताएगा उसको? वो तो कैट बताएगा। क्यों? क्योंकि भाई सिस्टम जो है उसके पास सपोज करो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या कुछ उसका दिमाग है जो उसने चेक कर लिया कि भाई ऐसे ऐसे फलाना फलाना, मैंने सिस्टम चेक करा, उसके टांगे वांगे जो प्राइमरी लेयर ऑफ न्यूरॉन्स है उसको चेक कर ली। अब मैंने सेकेंडरी लेयर ऑफ न्यूरॉन्स से उसको मैच करने की कोशिश करी कि भाई 4 टांगे, छोटा साइज, ये जो है उसे तो कैट ही आता है। थर्ड लेयर में जाके मैं उसको कितना भी क्रॉस चेक कर लूं वो आएगा तो कैट ही ना। इनफैक्ट अगर मैं ये भी क्रॉस चेक कर लूं कि भाई उसका जो फेस है वो अजीब है, वो कैट की तरह नहीं है, तब भी मैं उसको डॉग क्यों बताऊंगा? उसके जो मेजर फीचर्स हैं वो तो कैट की तरह ही मैच करते हैं ना, मेजर वेटेज, मेजर प्रोपोर्शन। एट द सेम टाइम अगर मैनुअली इस चीज को चेंज करने की कोशिश करी जाए कि भाई एक काम करो, फेस को ज्यादा वेटेज दो, सपोज करो फेस अगर ऐसा आ गया तो उसको ज्यादा वेटेज दो, टांगे वांगे छोड़ दो। या फिर ऐसे मान लो कि कोई अगर छोटे साइज का भी 4 टांगों वाला, पूंछों वाला आपको जानवर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी जीभ बाहर है, जैसे कुत्तों की जीभ बाहर होती है, तो उसको डॉग बता दो। तो सपोज करो कि कोई ऐसी फोटो दिखा दे जिसमें किसी कैट की, बिल्ली की जीभ बाहर हो, तो फिर वो भी डॉग बता देगी मशीन। तो प्रॉब्लम कहां पे आ रही थी कि जो डीप लेयर्स है ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो डीप लेयर्स होती हैं वो सही से काम नहीं कर रही थी। उनको मैनुअली भी मॉडिफाई कर दिया जाए तब भी वो काम नहीं करेंगी, वो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी। वो सिंपल सॉल्यूशंस बता सकती थी कि भाई बिल्ली दिखा दोगे सिंपल सी तो बिल्ली बता देंगे, सिंपल सा कुत्ता दिखा दोगे सिंपल सा कुत्ता बता देंगे। उसके बीच में अगर मिक्सिंग करने की कोशिश करोगे तो वो कंप्यूटर समझ नहीं पा रहा, वो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। एक टाइम तो ऐसा आ गया था एआई के फील्ड में, पहले तो बढ़िया अपना विकास हुआ और लोगों ने भरोसा भी करा कि एआई जो है फ्यूचर है। 1969 के आसपास एक टाइम ऐसा आ गया था कि लोगों को ये लगने लग गया था, बिजनेसमैन को, इन्वेस्टर्स को, कि ये फालतू की बकवास है, ह्यूमन ब्रेन नहीं बनाया जा सकता, और ये सिर्फ भगवान ने कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज ह्यूमंस को ही दी है कि वो ऐसा सोच सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद पॉसिबल नहीं है। और एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विंटर आ गया। विंटर मतलब कि इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही थी, फंडिंग सारी खत्म हो गई, फंडिंग नहीं आ रही थी। लेकिन एक इंसान था जो टिका हुआ था, और उसका नाम था जॉफरी हिंटन। वही इंसान जिसको हम गॉडफादर ऑफ एआई बोलते हैं। उस इंसान के सोचने का तरीका काफी डिफरेंट था। वो ये मानता था कि हम जो है वो एक बहुत बेसिक मिस्टेक कर रहे हैं, और बेसिक मिस्टेक ये है कि हम आदमी का दिमाग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें एक बच्चे का दिमाग बनाना चाहिए। और फिर जो है जैसे ह्यूमन प्रोसेस है ना कि बच्चे का दिमाग बनता है, फिर वो अपनी गलतियों से सीखता है धीरे धीरे धीरे। अगर बच्चे से सीधे पूछोगे बिना कुछ सिखाए कि भाई ये क्या है, कुत्ता बिल्ली, तो वो बता थोड़ी पाता है। वो हमसे सीखता है, गलतियां करता है, फिर सीखता है, गलतियां करता है, फिर सीखता है, और फिर जाके बड़ा बनता है, और फिर उसका दिमाग जो है वो इंसान का दिमाग बनता है, यानी कि
एक मैन या विमेन का दिमाग बनता है बड़े। तो हिंटन का जो सोचने का तरीका था वो कुछ ऐसा ही था, और उन्होंने एक बड़ी सही चीज का इन्वेंशन करा जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला, और वो थी बैक प्रोपोगेशन। बैक प्रोपोगेशन टेक्निकल लग रहा होगा, बहुत सिंप्लीफाई कर दूंगा। किया क्या इन्होंने कहा कि भाई चलो हमने जो है प्राइमरी लेयर ऑफ न्यूरॉन्स हो गई, सेकेंडरी, थर्ड और जो भी डीप लेयर्स है वो बना दी, ठीक है। अब जो है ना, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा सिस्टम गलती नहीं करेगा, वो करने दो उसको मिस्टेक्स। हम ये कह रहे हैं कि जब वो गलती करेगा तो हम उसको एक एरर सिग्नल भेजेंगे विद फीडबैक कि भाई तू क्या गलती कर रहा है, और वो एरर सिस्टम जो है वो पीछे जाएगा और सारी की सारी जितनी भी न्यूरॉन्स है ना, थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स और जितनी भी न्यूरॉन्स होंगी, लैक्स ऑफ न्यूरॉन्स, तो जब वो वापस जाएगा वो फीडबैक, तो हर न्यूरॉन को ये समझ में आएगा कि भाई तू कहाँ पे गलत है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर पग दिखा रहे हो उसको, और अगर सिस्टम कहता है कि वो कैट है डीप लेयर्स की मॉडिफिकेशंस की वजह से, तो एरर दिखाने के बाद में उसको फीडबैक ये जाएगा कि भाई तू सही है, तू गलत नहीं है। लेकिन तू गलत कहाँ पे हो रहा है कि तू, ये जो पग होता है ये एक तरीके का एक्सेप्शन है, और उसका फेस जो है वो डॉग की तरह नहीं लगता, वो एक अजीब सा फेस लगता है। और इस केस में जब पग की बात आएगी ना, तो बाकी सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका फेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए ये पग है क्योंकि ऐसा दिखता है, ऐसे चलता है, वैसे करता है, ये एक एक्सेप्शन है। और इस टाइम पे तुम्हें एक डिफरेंट फॉर्मूला या डिफरेंट वे ऑफ रीजनिंग से सोचना है, डिफरेंट न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना है। तो वो ये नहीं कह रहा कि आपके जो फीचर्स, आपने जिस बेसिस से फीचर्स को बना रखा है उसको आप चेंज कर दो, नहीं। जब ये चीज आएगी तो आपको एक्सेप्शनली सोचना पड़ेगा, ये वो सिस्टम को बता रहा है। मतलब जो डीप लेयर ऑफ न्यूरॉन्स है उनकी ट्रेनिंग हो रही है, और वही ये चीज है कि बच्चे का दिमाग बनाओ और फिर उसको बड़ा बनाओ, उसको इंसान या फिर एक मिडिल एज्ड मैन की तरह उसका दिमाग का विकास होगा, वो सीखेगा। सीधे अगर आप उसको एक ह्यूमन डेवलप्ड ब्रेन बनाने की कोशिश करोगे तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि वो ह्यूमन प्रोसेस ही नहीं है। अब जब हिंटन ने इस चीज का एक तरीके से एक्सप्लेनेशन दे दी, और इसमें और भी कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने बना दिया, हालांकि चलो फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी समझाने में, और उस टाइम हिंटन ने ये फोकस भी नहीं करा, सोचा भी नहीं कि भाई एआई आने वाले टाइम में कितना डेंजरस बन सकता है। आज के टाइम पे उनके खुद के ये वर्डिंग्स हैं कि उस टाइम तो मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि किसी तरीके से ये जो एआई है इसको मैं दुनिया को बता पाऊं कि ये कितना पोटेंशियल रखता है, लेकिन उस टाइम उनको भी अंदाजा नहीं था कि कितना डेंजरस हो सकता है। AI is potentially very dangerous, and there's two sets of dangers. तो वो जो है कंपनीज को और गवर्नमेंट्स को, इनको यूनिवर्सिटीज को कन्विंस करते थे कि ये नेक्स्ट बिग थिंग है। और धीरे धीरे कंपनीज को जब रियलाइज होना शुरू हुआ, IBM, फेसबुक और बड़ी बड़ी जो टेक कंपनीज होती हैं, उन्होंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया कि भाई चलो बात बन सकती है, कुछ ना कुछ हो सकता है। सबने अपने AI मॉडल्स, चैटबॉट्स जो भी होता है उन पर काम करना शुरू कर दिया। हिंटन जो है उन्होंने भी गूगल ज्वाइन कर लिया था, और धीरे धीरे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, अब चाहे उसे चैट बोट की फॉर्म में मान लो, AI मॉडल की फॉर्म में मान लो, वो धीरे धीरे बच्चे से बड़े होने लग गए, वो धीरे धीरे सीखने लग गए। देखो कुछ ऐसे AI मॉडल्स होते हैं जिनके साथ जब आप बातचीत करते हो या उनके साथ आप रहते हो तो वो सीखते रहता है टाइम टू टाइम। हालांकि चैट GPT वगैरह ऐसे होते हैं कि आप उनके साथ बातचीत कर रहे हो, वो सारे डेटा को कवर करते हैं और अपने फ्यूचर को इंप्रूव करने के लिए उनको दोबारा ट्रेन करा जाता है। एक तरीके से आप ये मान लो कि अब सिचुएशन ये है कि AI जो है ना वो एक बच्चे की तरह था और वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और इस बात का जो अंदाजा है वो जॉफ्री हिंटन को हुआ काफी टाइम बाद। इनफैक्ट उनको जब ये रियलाइज हुआ कि भाई AI जो है वो इतना पावरफुल होता जा रहा है, वो एक ऐसा बच्चा है, ये जॉफ्री हिंटन के खुद के वर्ड्स हैं, जिसका दिमाग धीरे धीरे विकसित हो रहा है। There's bad actors using it for bad things, and there's AI itself taking over. And they're quite different kinds of threat. And we know bad actors are already using it for bad things. और आज की डेट में जितनी तेजी से ह्यूमन ब्रेन सीख सकता है ना, जितना भी बेस्ट टू बेस्ट IQ वाला इंसान ले लो, जितनी तेजी से वो सीख सकता है, उससे मिलियंस ऑफ टाइम्स में भी और थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ज्यादा तेजी से एक AI सीख सकता है। तो AI एक्चुअली उनके वर्ड्स में एक ऐसा चीते का बच्चा है जिसको आप पाल तो रहे हो और आपको लग रहा है कि वो डेंजरस नहीं है, लेकिन वो डेंजरस अभी है भी नहीं क्योंकि आपके कंट्रोल में है, छोटा है। लेकिन जब वो टाइगर बन जाएगा तो फिर टाइगर के ऊपर होगा कि वो आपको मारे या ना मारे, आपको छोड़े या ना छोड़े, या फिर आप जो उसे ट्रेनिंग दे रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि टाइगर के दिमाग में उस टाइम पे क्या आता है। इसका एक और सटीक एग्जांपल देते हैं जॉफ्री हिंटन, और वो ये देते हैं कि आप इमेजिन करो कि आपके दोस्त के पास एक पेट डॉग है और वो रहता है, सपोज करो कोलकाता जैसी किसी सिटी में रहता है। आप डिसाइड करते हो कि भाई मैं मिल के आता हूँ अपने दोस्त से, जाते हो 1-2 दिन उस पेट डॉग से खेलते हो, फिर अगले दिन आप डिसाइड करते हो कि चल भाई कोलकाता से एक काम करते हैं, किसी और शहर चलता है, खाना वाना खाएंगे, वहां मस्त रहेंगे। आप निकलते हो, वहां से 50 किलोमीटर ट्रेवल करते हो, फोन करते
छोड़ते हो और वो मना कर देता है पेट डॉग अलाउड नहीं है वगैरह, आपको फिर वापस आना पड़ता है, घर आते हो, उस डॉग को छोड़ते हो और फिर निकल जाते हो। अब इस पूरी जर्नी में, या फिर ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे एक फील देने के लिए बोला है, इस पूरी जर्नी में आपको क्या लगता है कि डॉग को क्या समझ में आया? एक्चुअली उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उसका इंटेलिजेंस और हमारे इंटेलिजेंस का जो गैप है ना वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और यही गैप जो है ना ये कुछ भी नहीं है जिस टाइम पे एआई अपनी फुल फॉर्म में फुल फ्लेज्ड डेवलप हो जाएगा, जो रोबोट्स होंगे मे बी या एआई मॉडल्स होंगे, तो उनका जो इंटेलिजेंस होगा और हमारा जो इंटेलिजेंस होगा वो इतना बड़ा डिफरेंस होगा उसमें जितना आज हमारे और पेट डॉग के बीच में है। या फिर यूं मान लो कि जैसे चिकन है ना, चिकन को हम किस तरीके से कॉमर्शियलाइजेशन में यूज करते हैं कि भाई चिकन लोग खाते हैं तो आता है, वो बनता है ना। अब चिकन कहाँ से आ रहा है किसी को कुछ पता नहीं, कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं, उसके साथ हो क्या रहा है उसको पता नहीं, कब वो मारा जाएगा उसको कुछ भी अंदाजा नहीं है। और किसी बंदे ने चिकन ऑर्डर करा, मंगाया अपने घर पे, और मान लो उसका फिर मूड ऑफ हो गया कि नहीं खाना, और वो खाया भी नहीं उसने, तो उस चिकन के मरने में और उसके प्लेट में आने के बाद में उसका जो पर्पस था वो भी सॉल्व नहीं हुआ और उसने पूरी जिंदगी उस चीज में गुजार दी। तो आप इमेजिन कर सकते हो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि चिकन का जो इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से बहुत ज्यादा वीक है, बहुत कमजोर है। अब वो कमजोर है इसीलिए तो वो प्लेट में है ना। अगर चिकन हमारे जितना इंटेलिजेंट होता तो वो फिर खाया थोड़ी जा रहा होता। और ना ही हम और चिकन दुश्मन है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि दुश्मनी चल रही है भाई। तो इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा गैप है। तो एआई में और हम में जो इंटेलिजेंस का गैप होगा वो ऐसे मान लो जैसे हम में और चिकन में। अब इसमें एक और चीज आप देखो कि जैसे मैंने बोला कि टाइगर का बच्चा अभी छोटा है लेकिन टाइगर बनेगा, उसके बाद उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो हमें छोड़े या रखे। तो एआई भी इतना ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वो सोचेगा कि भाई ह्यूमंस को रखना है कि नहीं रखना है। अगर नहीं रखना है तो वो ऐसा कुछ भी प्लान कर सकता है जो आपने जितनी भी मूवीज देखी है ना, जिसमें जितना मर्जी तगड़े लेवल का एक तरीके से सस्पेंस था, उससे भी तगड़ा सस्पेंस आपके लिए एआई प्रिपेयर कर सकता है और हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा। इनफैक्ट ऐसा काफी कुछ इसके जो हिंट्स हैं वो देखने को भी मिले। जैसे फेसबुक ने एक एक्सपेरिमेंटल कुछ किया था, उसमें दो जो चैट बोर्ड्स थे वो आपस में जो बातचीत कर रहे थे, तो धीरे धीरे उन्होंने बातचीत करते करते अपनी जो लैंग्वेज है उसको एक शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट कर दिया जो ह्यूमंस को समझ में भी नहीं आ रही और उन दोनों को समझ में आ रही है। स्टार्टिंग में लगा कि ये एरर है, एरर नहीं था, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को ही कन्वर्ट कर लिया था ताकि वो छुपा सकें कि वो क्या बातें कर रहे हैं। नाउ इमेजिन कि कितना डेंजरस चीज है ये। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, जैसे कोई रोबोट है वो दूसरे रोबोट्स को एग्री कर लिया उसने कि भाई तुम ओवर टाइम क्यों काम कर रहे हो, चलो घर चलो। ऐसा भी कुछ सीन सामने आए हैं। ये तो वो बात हो गई जहां पे एआई बहुत हैवी बन जाएगा और उसमें थोड़ा टाइम तो अभी लगेगा, लेकिन एआई इतना पावरफुल हो जाएगा, एआई इतना बड़ा हो जाएगा। इसके साथ साथ ऐसे भी डेंजर्स इतने खतरे हैं जो आज के टाइम पे भी शायद पॉसिबल है या आने वाले 5 साल में भी पॉसिबल है। ये सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ ये अब हिंटन साहब के ही वर्ड्स हैं, उनकी ही लर्निंग्स है, उसी से मैंने ये एक कंक्लूजन निकाला है कि जैसे एआई जो है वो हेल्थ केयर एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही सही चीज है ना, बहुत काम आएगा, है ना, बहुत काम आ रहा है ऑलरेडी और सही में बहुत लंबी रीच हो सकती है उसकी। Using AI for probably the biggest positive transformation that education has ever seen. लेकिन एट द सेम टाइम वो गलत लोगों के लिए भी उतना ही पावरफुल है। अगर किसी बुरे इंसान को देखो भाई, हर सीरियल किलर्स पता नहीं किस किस टाइप के लोग होते हैं ना, तो सब इमोशंस पे नहीं चलते हैं। तो कुछ गंदे लोग जो भी हैं, अब अगर वो चाहे कि एक वायरस बनाया जाए, वायरस मतलब जो बायोलॉजिकल वेपन होता है, तो अगर वो मॉलिक्यूलर वायरस बनाने की कोशिश करें तो पहले के टाइम में जब एआई नहीं था तो क्या था कि एक ऐसा बंदा, एक ऐसा डॉक्टर या एक ऐसा एक्सपर्ट ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स चाहिए आपको जो कि बिलियंस ऑफ पीपल में एक आधा होता है, ठीक है, ऐसे गंदे काम कराने के लिए। और वो उसको भी अगर वो करना चाहे तो उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग चाहिए क्योंकि इतना आसान नहीं है काम। आज के डेट में एक इंसान एआई के नॉलेज को यूज करके, उसको एक्सपर्ट होने की जरूरत भी नहीं है, वो वायरस क्रिएट कर सकता है अगर उसके पास ठीक ठाक अमाउंट ऑफ पैसा है तो। और जितनी देर में गवर्नमेंट को थोड़ा सा अंदाजा भी लगेगा ना, उतनी देर में पूरी दुनिया में वो वायरस फैल भी सकता है। तो इमेजिन कर सकते हो आपकी एआई की जो कैपेबिलिटीज है उनका इस्तेमाल करना किसी इंसान के लिए भी कितना ज्यादा नुकसानदायक है। अब इन सब चीजों को रोकने के लिए चाहिए रेगुलेशंस। यार आप छोटी सी बात इमेजिन करो कि एक छोटी सी भी गन का जो लाइसेंस है ना, उसका भी लाइसेंस लेना कितना मुश्किल होता है हमारे यहाँ। तो हम एआई का जो लाइसेंस है वो हर किसी को कैसे दे रहे हैं और गवर्नमेंट इस पे रेगुलेशंस लगाने लायक नहीं है। ये तो आप समझ सकते हो कि पॉलिटिशियंस का वो लेवल नहीं है कि वो समझ भी पाए कि एआई की जो डिफिकल्टीज है वो कितनी ज्यादा है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. 90% पॉलिटिशियंस नहीं समझ सकते। इंडियन पॉलिटिशियंस को तो आप छोड़ ही दो, अमेरिकन पॉलिटिशियंस जो एजुकेशन सेक्रेटरी थी काफी टाइम पहले, वो एआई को A1 करके बातें कर रही थी, तो आप समझ सकते हो कि उनको कितना पता था एआई के बारे में। First graders or even pre-Ks have A1 teaching, see A1 and how एट द सेम टाइम
इतनी सारी डिफिकल्टीज हैं जो हम सोच भी नहीं पा रहे हैं अभी। एक और केस जो हिंटन साहब बात करते हैं जिसके बारे में, कई भाई सपोज करो कि कोई बड़ा कंट्री है, वो छोटे कंट्री को इन्वेड करना चाहता है। आज के टाइम पे वो इन्वेड क्यों नहीं करता छोटे कंट्री को या गरीब को, या फिर पावरफुल लोग जो है वो गरीब को परेशान क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि गरीब भी रिटेलिएट करेगा, और गरीब या फिर कमजोर के पास भी पावर्स होती हैं कि वो आपको इनफ डैमेज देके जाएगा कि भाई तू मेरे को परेशान तो कर देगा, लेकिन मैं तेरे यहाँ भी डेड बॉडीज भेजूंगा। अगर कोई बड़ा कंट्री छोटे कंट्री को इन्वेड करेगा तो सोल्जर्स तो बड़े कंट्री के भी मरेंगे, और इसीलिए बड़े कंट्रीज जो है वो रेसिस्ट होते हैं कि भाई डैमेज थोड़ी ना सहना है ना। पर अगर रोबोट्स की आर्मी बन गई तो बड़े कंट्रीज जिनके पास पैसा ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, वो क्यों टेंशन लेंगे दूसरे छोटे कंट्रीज के स्ट्रगल्स के बारे में? उसको दबाने में क्यों सोचेंगे 2 बार? एट द सेम टाइम हम अपने कंट्री में बैठ के अपने एनिमी कंट्री के बारे में ज्यादा सिंपैथी रखते नहीं है। हम ह्यूमन इमोशंस ही इस टाइप के होते हैं, हम दुश्मन के सोल्जर्स के बारे में इतना नहीं सोचते। तो इमेजिन हाउ डेंजरस कैन दिस बी इफ वी हैव अ रोबोट आर्मी और रोबोट सोल्जर्स। तो दिस वाज द सिंप्लीफाइड वर्जन। कई जो भाई लोग हैं जो एक्सपर्ट्स होंगे इस फील्ड में, उनको लगेगा कि मैंने चीजें ओवर सिंप्लीफाई कर दी, पर यार ओवर सिंप्लीफाई करना कई बार जरूरी हो जाता है। छोटे छोटे गांव में बैठे हुए लोगों को नहीं समझ में आएगा अगर थोड़ा सा भी मैंने टेक्निकली खींचने की कोशिश करी। तो ये थी अपनी एक्सप्लेनेशन, बाकी कमेंट्स में डिस्कस करते हैं, वहां बात करते हैं।